हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप सभी का वीकेंड अच्छा गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक नई और सच्ची कहानी के ऊपर। तो बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझकर आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसे मैंने कहा है। मैंने हल्के से हाँ में सर हिलाकर सिस्टर की बताई दिशा में जाने का फैसला किया। अभी कुछ एक 10 कदम ही चला हूंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों से मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताईं। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वह बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? जी। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक ओर एक बड़ा सा बेड पड़ा था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में मैंने खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा
और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने लगा। बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर मैं जैसे ही बढ़ा, तभी कैप्टन ने बोला, रुको। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। क्या बताना चाहते हैं आप? कैप्टन ने कहा, जो आज तक कोई ना जान सका। जो आज तक कोई ना जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दें, मैं डर से रुआंसा हो गया। कैप्टन बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़कर आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद नहीं जा पाओगे। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसे आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर हम सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले 6 वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खूनों के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंखें खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए
हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ दिया। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे यह कह के चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो वह बोले, सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अशरज सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वह राज़ी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अधजला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। तो चलिए अब जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। जब आत्मा हमारे शरीर को छोड़ जाती है तो मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां भी आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता देख वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें वह कृतकार्य नहीं होता। एक प्रेत आत्मा ने बताया है कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया था। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उनके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सब कुछ सुन सकता था और मैं जोर जोर से कुछ कहना चाहता था मगर कुछ कह नहीं पा रहा था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था। कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मौत से डर लगता है। यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं थी। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक अज्ञान और मोह माया के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः शमशान में बहुत दिन तक चक्कर काटते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वह अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुंदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब मैं आप सब लिसनर से एक प्रश्न पूछती हूँ। एक रिडल है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। पहेली है, पहना है तो देखा नहीं, देखा है तो पहना नहीं, बताइए क्या? और प्लीज गूगल मत कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगी, और जिन्हें आंसर्स पता हो वो प्लीज मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आंसर्स दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए एपिसोड में मिलते हैं नई कहानियों के साथ, और जानेंगे आगे कि मनुष्य को मरने के बाद कैसा एहसास होता है। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट।